तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2002 के स्क्रीनिंग वाले पेपर से, और इसमें 30 क्वेश्चन होते थे, 1 चॉइस आपको सेलेक्ट करना होता था। तो आगे के 30 क्वेश्चन हम जो करेंगे इसमें, उसमें केवल ओनली 1 करेक्ट आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखने से पहले ये समझिए कि एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है पहले भी, सर्कुलर पाथ। यहाँ पर अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इस पाथ के अराउंड, चाहे वो इस तरीके से यहाँ पर हो तो वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पर है तो वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पर है तो वेलोसिटी इधर होगी, यहाँ पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये तो रही बात वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी की बात करें, पार्टिकल क्या है, अभी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट पर जो यहाँ पर है इंस्टेंट पर, उस पर दो तरीके का एक्सीलरेशन एक्ट करता है। एक तो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, जो पार्टिकल को कर्वी लीनियर पाथ पर मूव करने के लिए फोर्स करता है। दूसरा कंपोनेंट जो है एक्सीलरेशन का, ये होता है AT, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये क्या होता है, ये स्पीड में चेंज करता है। तो एक तरीके से कह लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वो डायरेक्शन में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो स्पीड में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा हम मान। तो अगर हम देखें नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि नेट एक्सीलरेशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आए, ये स्ट्रेट होगा, तो ये एक्सीलरेशन यहाँ पर नेट ए एक्ट का, ये डायरेक्शन। अब अगर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया हुआ है कि एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम अगर किसी भी इंस्टेंट पर यहाँ पर है तो उस पर एक तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये टेंजेंशियल होगा, और एक एक्सीलरेशन यहाँ पर इस तरफ टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे। तो जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा वो ये कहीं पर एक्ट करेगा, ये रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये इक्वल होगा किसके, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, तो ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। ठीक है भाई। अब अगर यहाँ पर देखिए वेट अगर लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हमने फ्लूइड लिया है तो रो एफ लिख लेते हैं, और इसके लिए वी एफ लिख लेते हैं फ्लूइड के लिए। और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो लिख लेते हैं, इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। तो जी तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। यहाँ पर देखिए अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो उस केस में हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भाई ये यहाँ पर एक लिक्विड पैन बना हुआ है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, वाटर है ये। यहाँ पर वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है ये। अब देखिए कॉइन की जो डेंसिटी होती है, पहले ये वुड के ऊपर रखा हुआ है, वुड के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा ये जो टोटल हाइट है इसको भी देख लेते हैं, ये h लिखा हुआ है, और ये वुड जो अंदर पानी में है ये l है। देखिए जब कॉइन यहाँ से कूद के अंदर जाएगा पानी के, तो होगा क्या, ये बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब आप नाव में बैठते हो या कागज का नाव किसी कटोरे में पानी भर के डाल दो, है ना, इसमें ये नाव हो गई, इसमें जब कॉइन डाल दोगे तो यहाँ पे ये आपकी जो बोट होगी कागज की वो पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन अगर आप उस कॉइन को निकाल के इस पानी में डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाता है। अच्छा ये ऊपर उठेगा
तो यहाँ पर जो इसका लेवल होगा वो भी वाटर का नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये एल भी डिक्रीज करेगा और एच भी डिक्रीज करेगा। या आप सिंपल यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो कि पहले जो है ये वुडन ब्लॉक था, वुडन ब्लॉक की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सॉरी वाटर से नहीं, इस कंपेयर टू कॉइन कम होती है, तो ये वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा वुड कंपेयर टू कॉइन, और जैसे ही कॉइन अंदर जाएगा वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, और इसलिए जो है इस वाटर लेवल को यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा और इस वुड ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ एल भी डिक्रीज कर जाएगा और एच भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में एक चीज देखिए कि ये दिया हुआ है कि कोई एक सिलेंडर है, वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रहा है। सिलेंडर इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रहा है, ये है प्लेन, मान लीजिए थीटा एंगल पर। यहाँ पर कोई प्लेन अगर रोल करेगा तो ये एक मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कोई सिलेंडर है रोल कर रहा है। अब देखिए इस पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। एक तो वैसे भी बच्चों को याद होता है, यहाँ पर देखिए कि अगर रोलिंग हो रही है तो mg साइन थीटा हमेशा इसी तरफ लगेगा, mg साइन थीटा हमेशा इसी तरफ लगेगा, और इसकी वजह से इस पर एक एक्सीलरेशन जो होगा वो यहाँ पर इस तरीके से लगना है, ए सी एम, सेंटर ऑफ मास का। अब देखिए ये इस तरीके से रोल कर रहा है, ये चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, दोनों के केस में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपवर्ड लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपवर्ड लगता है। उसका रीजन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे चाहे ग्रुप बन जाता है, कुछ बुक्स में इस तरीके से समझाएंगे आपको, है ना, यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन उस पर ये इधर जाएगा। वैसे प्योर रोलिंग में ये पॉइंट क्या होगा, रेस्ट में रहता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्योर रोलिंग में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट होगा यहाँ पर वो रेस्ट में रहेगा, लेकिन अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो यहाँ पर हमेशा एक अपवर्ड फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा इसमें। तो ये इसका जो ऑप्शन दिया है इसमें वो हमेशा जो है अप द इंक्लाइन वाइल असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग, ऑप्शन बी आएगा इसमें करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, क्या है, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और वो रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म, ये मान लीजिए इस तरीके से है, या आप इसको यहाँ लेके चले जाइए, ठीक है। अब ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म लाइज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और ये वर्टिकल एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है भाई। अब इन्होंने बताया कि एक टॉर्टोइज है, वो किसी एक एंड पर लाई कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए टॉर्टोइज है और वो मूव करना इधर इसके अलोंग शुरू करता है। इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ पर है। अब देखिए ये टॉर्टोइज यहाँ से इस साइड में मूव करना शुरू करेगा। आपको बताना है कि जैसे जैसे वो पास में जाएगा उसकी स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। अब देखिए तो हमें पता है कि यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं, चाहे कोई बच्चे को हम इसी सर्कुलर डिस्क में बैठा देते हैं, उसको रोटेट कराते हैं, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन में, वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक प्लेटफॉर्म पर, सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा होता है, वो किनारे से सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करता है। अब देखिए
जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर या ग्राउंड पर खड़े हैं तो जितना आप फोर्स उस पर लगा रहे हैं ग्राउंड भी आप पर उतना ही फोर्स लगा रहा है, इसलिए नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। सिमिलर यहाँ पर क्या होता है, जितना टॉर्क आप अप्लाई कर रहे हैं डिस्क पर, डिस्क भी आप पर उतना ही टॉर्क अप्लाई कर रही है, तो नेट टॉर्क क्या है, 0 है। अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2। अब देखिए I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर, सिग्मा भी लगा दीजिए जिससे नेट टोटल। अब देखिए जैसे ही यहाँ से कोई भी टॉर्टोइज मूव करना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में, तो इस सेंटर से अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस पहले यहाँ पर है, ये इधर जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस कम होता जाएगा और मिनिमम होगा यहाँ तक जब टॉर्टोइज यहाँ पर होगा। तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से वन एंड से लेकर और कहाँ तक पहुँचता है, जब तक यहाँ पहुँचता है, तो ये डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है। डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है मतलब r डिक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा बढ़ेगा। तो पहले क्या है, ओमेगा बढ़ रहा है, और जैसे ही ये फिर से दूर जाना शुरू करेगा इस साइड में, तो क्या होगा, इसका r बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। तो क्या है कि हाफ डिस्टेंस तक तो ये इसका ओमेगा बढ़ना है, फिर उसके बाद ओमेगा कम होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है कि एक और प्रॉब्लम है कि आप आंसर बी और डी देखिए, बी और डी में क्या है, दोनों में पहले इंक्रीज करता है ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम और उसके बाद डिक्रीज करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है ओमेगा का, या जो चेंज हो रहा है ओमेगा का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो लीनियर वेरिएशन है या पैराबोलिक वेरिएशन है। उसको देखते हैं पहले यहाँ पर कि किस तरीके का वेरिएशन है। ठीक है, किसी मोमेंट पर ये कहाँ पर था, एंड पर था, टॉर्टोइज हमारा ये बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कि किसी एट एनी इंस्टेंट टी आप बना लीजिए कि ये यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया है, ये यहाँ पर है, ठीक है। और एक पॉइंट आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस के लिए, ठीक है भाई। अब देखिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये b है, और ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x, टॉर्टोइज यहाँ पर है किसी मोमेंट t पर। तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो होगी √b² प्लस x²। ये डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं √b² प्लस x²। इसके रेडियस को अगर हम लोग r मान लें और मास को m मान लें, कैपिटल M, टॉर्टोइज के मास को स्मॉल m मान लेते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2 डिस्क है ये, प्लस यहाँ पर क्या होगा, m r² होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा b² प्लस x²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आई किसी इंस्टेंट t। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वेरिएशन अगर देखें x के रेस्पेक्ट में, वो क्या है, स्क्वायर के टर्म में, तो मतलब पैराबोलिक वेरिएशन होगा। मतलब एक तरीके से नहीं पैराबोलिक है तो आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि ये नॉन लीनियर है, क्योंकि ये पैराबोलिक नहीं दिखा रहा।
तो नॉन लीनियर वेरिएशन आप होगा। तो इसका मतलब जो हुआ आपका ऑप्शन बी और डी दोनों एक ही चीज दिखा रहे थे कि पहले बढ़ रहे हैं ये और डिक्रीज हो रहा था ये ऐसे। तो इसमें से ये ऑप्शन कौन सा बी करेक्ट होगा, डी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर वेरिएशन नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखिए तो पहले एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। आपने निकाला था एक्स एक्सिस सेंटर ऑफ मास का, अगर पोजीशन निकालेंगे तो ये आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 लिखेंगे। m1 प्लस m2 लिखेंगे। x1 और x2 क्या है? पोजीशन वेक्टर्स होते हैं। तो ये यहाँ से निकल के आया। अगर आप निकालें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अलोंग एक्स एक्सिस ही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 निकल के आ जाता है। हमने इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब क्वेश्चन देखिए 5 क्या बोल रहा है। 2 blocks of masses 10 kg and 4 kg are connected by a spring of negligible mass। ये दो ब्लॉक हैं यहाँ पर और वो दोनों किससे कनेक्टेड हैं? स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। ये कनेक्ट कर दिया आपने। तो एक 10 kg का है, दूसरा 4 kg का है। ये लीजिए, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है भाई। अब इन्होंने कहा कि an impulse gives a velocity of 14 मीटर पर सेकेंड टू हेवियर ब्लॉक। मतलब इसको जो वेलोसिटी मिल गई, ये अगर मैं कह दूं कि ये m1 है, ये m2 है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि v1 दे दिया यहाँ पर 14 मीटर पर सेकेंड का, 14 मीटर पर सेकेंड का। अच्छा v2 कुछ है यहाँ पर? नहीं, कोई वेलोसिटी इसको नहीं दी गई है। अब पूछ रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसी इक्वेशन में आप क्या करिए, रख दीजिए इनको। क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 कितना है? 10 है, v1 कितना है? 14 है, प्लस m2 कितना है? 4 है, v2 कितना है? 0 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है? 10 है, प्लस m2 4 है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा 140 डिवाइडेड बाई 14। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमने पढ़ रखा है कि कोई भी जो कंजर्वेटिव फोर्स है एफसी, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर जो है 11th क्लास में, उसमें क्या पढ़ा था कि एफसी इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, या इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखें तो ये u इक्वल टू निकल के आता है, u इज फंक्शन ऑफ x अगर लिख लें तो r लिख लीजिए जनरल टर्म में, तो u r इक्वल टू आता है माइनस एफ सी डॉट डी आर, एफ सी डॉट डी आर। ये रिलेशन निकल के आता है यहाँ पर सभी के लिए। यहीं से एक इक्वेशन आप 12th क्लास में भी पढ़ते हैं, वो निकल के आता है v r इक्वल टू यहाँ पर माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर निकल के आ जाता है एक रिलेशन। ये पोटेंशियल निकालने का आता है। खैर यहाँ पर देखते हैं तो यू एक्स इक्वल टू माइनस एफ सी डॉट डी आर ये फॉर्मूला था। अब अगर हम देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, तो हमसे ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है वो मूव करने के लिए एक्स अलोंग पर मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है, मतलब कि वो केवल एक्स के अलोंग मूव कर सकता है। और जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो F इक्वल टू है, F इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब दिया हुआ है, ए एक्स क्यूब, वेर के एंड ए आर पॉजिटिव कांस्टेंट। अब फॉर एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो फंक्शनल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स निकालना है। तो कुछ भी नहीं, आप सिंपली इसी फॉर्मूले में रखकर
अब ये x के अलोंग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सिंपली यू एक्स लिखेंगे, यू एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इंटू कॉस जीरो भी लिखना है। कॉस जीरो क्यों लिखना है, क्योंकि पार्टिकल इधर ही मूव कर रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो है, तो यहाँ डी एक्स है, कॉस जीरो की 1 हो जाएगी। हमें इंटीग्रेट कहाँ करना है, 0 to x तक। अब देखिए अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस तो बाहर ही है, ये आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ए एक्स पावर 4 अपॉन 4 और माइनस अगर अंदर लेकर जाते हैं तो यू एक्स जो आपका आ जाएगा यहाँ से, यू एक्स इक्व टू आएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए एक्स पावर 4 अपॉन 4। अच्छा भाई, ये तो हमारा u का रिलेशन आ गया x के साथ में। अगर मैं ये देखूं कि u जीरो कहाँ पर है, कहाँ पर है, यू एक्स इक्व टू जीरो कहाँ पर निकल के आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को इक्व टू जीरो कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए एक्स पावर 4 अपॉन 4। तो यहाँ से क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्व टू ए एक्स पावर 4 अपॉन 4। ये यहाँ से 2 बच गया और ये एक्स स्क्वायर से केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, तो आएगा ये x इक्व टू 2k अपॉन a का अंडर रूट, ये आ गया। ये वैल्यू दी हुई है कि यहाँ पर ये जीरो है। अब देखिए अगर आप x इज क्या है, लेस देन है रूट 2k अपॉन a, तो u निगेटिव है, और अगर x इज ग्रेटर देन रूट 2k अपॉन a है तो क्या है, u पॉजिटिव है। यहाँ पर ये हमने देखा कि हमारे x की वैल्यू आई है रूट 2k अपॉन u पर। अच्छा एक चीज गड़बड़ है कि यहाँ पर अगर हम ये रखेंगे लेस देन वैल्यू होगी x की इससे, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पर रख कर देखेंगे जब इसमें, तो यहाँ से जो अप्रोप्रिएट आंसर आपको दिखाई पड़ेगा वो सबसे अप्रोप्रिएट लगेगा यहाँ पर डी जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद नेगेटिव होता चला जाता है और वो जीरो हो रहा है रूट 2k a पर। अदरवाइज जो तीनों ऑप्शन हैं वो करेक्ट नहीं है। ठीक है भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड है डॉपलर इफेक्ट पर। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है भाई, डॉपलर इफेक्ट 11th क्लास लास्ट चैप्टर है, वेव नाम से चैप्टर है, उसमें ये आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था इसमें, आपने पढ़ा था कि जब कोई ट्रेन आपके पास आती है या आपसे दूर जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर कम या ज़्यादा सुनाई पड़ती है। कितना कम ज़्यादा सुनाई पड़ती है, जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई पड़ती है, आप यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। और ये जो ट्रेन होगी ये या सायरन जो होगा वो क्या होगा, सोर्स होता है ना। जो सोर्स फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है उसको रियल या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रियल और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और जो आपको सुनाई पड़ता है उसको हम लोग अपैरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम लोग n डैश से रिप्रेजेंट करते हैं अपेरेंट को, और इसको एक्चुअल वाले को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ डॉपलर इफेक्ट का एक फॉर्मूला निकल के आता है क्या, कि भाई n डैश इक्वल टू n इंटू v प्लस वी ओ प्लस माइनस डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस। अब देखिए, अगर ये ट्रेन आपके पास आती है तो आपको क्या दिखाई पड़ता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई पड़ेगी, बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई पड़ेगी। या अगर दोनों के बीच का दूर जा रहे हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो रिलेटिव सेपरेशन अगर कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, रिलेटिव सेपरेशन अगर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर ये अपेरेंट, अब ये क्या है, v क्या है यहाँ पर, ये v वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो नॉर्मली 330 या 340 मीटर दिया होता है, 340 मीटर पर सेकेंड दिया होता है इसकी। वी ओ क्या है, ये ऑब्जर्वर की स्पीड होती है, ऑब्जर्वर मतलब जो सुन रहा है। और ये क्या है, सोर्स सायरन, या जो सायरन की स्पीड है, ये जो भी सोर्स हो उसकी स्पीड है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ सायरन प्लेस्ड एट अ रेलवे प्लेटफॉर्म इज एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज। मतलब क्या है कि 5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रहा है, तो रियल फ्रीक्वेंसी उसकी 5 किलोहर्ट्ज है, और स्पीड कितनी है सायरन की, वो 0 दी हुई है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, अब पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन ए, मान लो उसकी स्पीड पैसेंजर की, जो ऑब्जर्वर उसमें बैठा हुआ है उसकी दी हुई है वी ए, पता नहीं है ये लेकिन ये फ्रीक्वेंसी सुनता है एन वन डैश 5.5 किलोहर्ट्ज की सुनता है, क्योंकि ये इसके पास आ रहा है। ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी, किसी दूसरी ट्रेन से वो आ रहा है, फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और वो उस सायरन को सुनता है। वहाँ पर उसे जो सुनाई पड़ती है N2 सुनाई पड़ती है, और वो सुनाई पड़ती है 6 किलोहर्ट्ज की। लेकिन इस बार कितनी स्पीड से आ रहा है VB, ये भी हमको पता नहीं है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों वेलोसिटी का रेस्पेक्टिव रेशियो निकालिए, मतलब VB अपॉन VA निकालना है, ये क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसी फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इन सबको। दो केस दिया हुआ है, तो पहले केस में क्या है कि N1 डैश 5.5 दिया हुआ है, इक्वल टू N कितना है 5 किलो हर्ट्ज है। अब यहाँ पर V कितना है पता नहीं, दिया नहीं है साउंड की स्पीड, ऑब्जर्वर की स्पीड VA मान रखी है हमने, अपॉन V साउंड की स्पीड है पता नहीं है, प्लस माइनस 0 है, 0 है तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। अगर हम इसको देखें 5 को इधर लेकर चले जाएं तो ये 1.1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 1 प्लस वी ए डिवाइडेड बाई वी। यहाँ से ये इधर जाएगा तो ये आएगा कितना वी ए अपॉन वी इक्वल टू 0.1 आ गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए इक्वल टू वी अपॉन 10। ये इसका एक केस का हो गया। अच्छा, दूसरे केस में क्या है, स्पीड हमें नहीं पता, निकालते हैं क्या आएगा उसका। दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी हमारी आई है 6 किलो हर्ट्ज, तो यहाँ पर रखेंगे 6 इक्वल टू 5 वी प्लस वी बी डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये इधर चला गया तो 1.2 इक्वल टू 1 प्लस वी बी अपॉन वी। ये आ जाएगा यहाँ पर वी बी इक्वल टू 0.2 मतलब v अपॉन 5। ये तो अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें इसका वी बी अपॉन वी ए, तो ये आ जाता है 2 के इक्वल। तो हमारा वी बी अपॉन वी ए दोनों की स्पीड का रेशियो जो है वो 2 निकल के आता है, जो ऑप्शन डी है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बेस्ड है स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव पर। स्टैंडिंग वेव पर हेवी वेव से क्वेश्चन है, स्टैंडिंग वेव एंड रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के लिए हमें एक कंडीशन पता है, वो क्या होती है कि दो फ्रीक्वेंसीज इक्वल होनी चाहिए। दो फ्रीक्वेंसीज इक्वल होती हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इस तरीके से कुछ आपने उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने की कहानी पढ़ी थी। अच्छा, स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती है, पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो करते हैं बट आगे नहीं एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें जो एक वायर की कहानी हमने देखी थी, वायर को इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर जो हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी होती है एन डैश होता है, वो होता है एन वी अपॉन, या कह लो कि फ्रीक्वेंसी के लिए आप जो वर्ड यूज करो वो एफ यूज कर लो। एफ इक्वस टू एफ एन इक्वस टू एन वी अपॉन 2L ये आता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होता है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स जो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन अगर हम देखें, और v यहाँ पर ध्यान रखना, v क्या है? वायर में साउंड की स्पीड जो होती है वो आती है √T अपॉन म्यू। टी क्या है? टेंशन इन वायर, और म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि a sonometer wire resonates with a given tuning fork forming standing wave with 5 antinodes between the two bridges when a mass of 9 kg is suspended from the wire। ठीक है भाई, तो इसके लिए अगर हमें निकालना हो कि फ्रीक्वेंसी f कितनी होगी यहाँ पर, तो वो निकल के आएगा कितना? फिफ्थ हार्मोनिक है अपॉन 2L, अच्छा, अंडर रूट टी की जगह पर क्या होगा? अगर किसी वायर से आपने क्या किया, यहाँ पर वायर लगा दीजिए, उससे mg कनेक्ट कर दीजिए, वेट मास m कनेक्ट करेंगे तो वेट यहाँ पर कितना हो जाएगा? mg। तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा? t के बराबर, t इक्वल टू mg हो जाएगा, t इक्वल टू mg निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेते हैं? mg अपॉन l, सॉरी म्यू रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी दी हुई है तो फिर से इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं। 9g अपॉन म्यू, ये एफ दिया हुआ है, इक्वेशन 1 बन गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि when this mass is replaced by a mass capital M, the wire resonates with the same tuning fork forming 3 antinodes। इस बार क्या है? ये F उतना ही है क्योंकि रेजोनेंस है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन इस बार रेजोनेंस क्या है? थर्ड हार्मोनिक यूज हो रहा है। तो 2L रूट यहाँ पर mg अपॉन म्यू कर दीजिए, इक्वेशन 2। बाकी कोई चेंज हुआ नहीं, फ्रीक्वेंसी ये तो इक्वल करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा 5√9 या पावर 1/2 इक्वल टू 3 कैपिटल M पावर 1/2। इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 9 इक्वल टू 9 इंटू M। यहाँ से 9 कैंसिल हो जाएगा और M की वैल्यू आ जाएगी 25 kg, 25 kg, जो ऑप्शन में दिया हुआ है ए ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और उससे भी पहले हम बात करेंगे उसके कॉन्सेप्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है क्या होती है, जिसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग कनेक्टेड है एक ब्लॉक से, मान लीजिए ये स्प्रिंग है
और इससे आपने एक ब्लॉक कनेक्ट कर रखा है, कैपिटल एम मास है इसका, तो भाई इस पर वेट लग रहा है mg का। अब ये अनस्टेज्ड कंडीशन में मान लीजिए है। अब आप इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जो रिलीज करेंगे तो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन कितना होगा इसमें। मान लीजिए कि ये आपकी स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाती है x डिस्टेंस, यहाँ से x डिस्टेंस स्ट्रेच हो जाती है, मतलब इससे जब तक मास अलग हुआ उससे पहले ये x डिस्टेंस स्ट्रेच हो गई। तो भाई आप देखिए कि ये ब्लॉक कितना नीचे आया, x डिस्टेंस, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी कितनी आई, mgx की कमी आई। अच्छा, कितनी एनर्जी बढ़ी स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में जो एनर्जी आपने चेंज किया है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा mgx, ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, और हमें निकालना है, इस स्क्वायर कैंसिल हुआ है इसलिए x इक्वल टू आएगा 2mg अपॉन के, 2mg अपॉन के ये होगा, और ये ऑप्शन है बी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उससे रिलेटेड है ग्रेविटेशन से, और ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पर देखिए इसमें टाइम पीरियड निकालना है। अब ये मान लीजिए ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर आर, अर्थ का रेडियस एज्यूम करिए आप आर, और ये अर्थ है। यहाँ से एच हाइट पर कोई सैटेलाइट क्या है इसके अराउंड इस बात पर रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर यहाँ से देखें तो कहाँ से निकालते हैं हम किसी भी सैटेलाइट की स्पीड, कैसे निकालते हैं, सैटेलाइट की स्पीड हम निकालते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन आर। आर क्या है इसका, रेडियस r प्लस एच है, इक्वल टू क्या होगा, इसकी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, जी कैपिटल एम, यहाँ पर इसका कैपिटल एम मास है और इस सैटेलाइट का स्मॉल एम, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है, अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये इससे स्पीड निकालते हैं, तो एम एम कैंसिल हो गया, और यहाँ से और जी एम को हम लोग लिख सकते हैं जी इंटू आर स्क्वायर, ये निकल के आता है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो स्पीड तो ये हो गया, तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी। अगर इसमें वैल्यू डालें तो 2 पाई आर की जगह पर आर प्लस एच अपॉन ये आता है जी एम अपॉन आर प्लस एच। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो ये निकल के आ जाएगा 2 पाई आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम होल क्यूब अपॉन जी एम। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये h इज वेरी वेरी लेस देन r, वेरी क्लोज टू द अर्थ, तो उसके केस में क्या होगा, r h जो है नेग्लिजिबल हो जाता है, तो यहाँ पर सिंपली हम जी आर स्क्वायर और इसको जब रखते हैं तो ये t इक्वल टू निकल के आ जाता है 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी। अब इसमें r की वैल्यू और ये सब डालने पर हमें जो वैल्यू निकल के आती है वो 84.2 मिनट निकल के आती है। अब इसमें ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में दिया हुआ है हाफ आवर, फर्स्ट ऑप्शन आधा घंटा, दूसरा दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर तो जो 60 मिनट, तो हमारे पास ये 84 मिनट है, ये भी सही नहीं होगा।
तो सी ऑप्शन है जो अप्रोक्सीमेटली 2r के इक्वल दिया हुआ है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 2r मतलब 120 मिनट के बराबर ऑप्शन दिया हुआ है। यही नियरेस्ट या क्लोजेस्ट आंसर है सी, और इसी को हम लोग अपना आंसर मान के चलेंगे कि सी ही हमारा आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 का कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वो बेस्ड है किस पर, किस चैप्टर से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अब इस सर्किट को आप देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि आप निकालिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू। हमने इसको एक पॉइंट एक्स और इसको वाई एज्यूम कर लिया। अब देखिए, अगर आप केवल इस सर्किल को, इस पॉइंट को देखिए जो फोकस में है, केवल इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ से एक चीज क्या क्लियर होती है कि देखिए 2r डिवाइडेड बाई आर, 2r डिवाइडेड बाई आर, ये दोनों रेशियो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। क्या है प्रिंसिपल वहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि भाई अगर इस तरीके से कहीं पर भी हमको मिल जाता है, इस तरीके से, और ये और यहाँ पर ये इस तरीके से, इस तरीके का कोई रिलेशन है, तो फिर इसमें से कोई गैल्वेनोमीटर के थ्रू P बाई क्यू R बाई एस, तो यहाँ पर क्या है, P अपॉन क्यू इक्वल टू R बाई एस कंडीशन अगर मिलती है तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सेम केस यहाँ भी देखिए, 2r डिवाइडेड बाई स्मॉल r, 2r डिवाइडेड बाई स्मॉल r, तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलर आप इस वाले पेयर को देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसमें भी r अपॉन 2r, r अपॉन 2r, तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ये दोनों बेकार हो गए, तो फिर बचा क्या, आप यहाँ पर फिर से देखिए कि क्या आएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं बॉक्स को। तो ये हमारे पास ये 2r काम नहीं करेगा, ये 2r भी काम नहीं करेगा, तो सर्किट ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि जो करंट यहाँ से चलेगी वो इधर भी जाएगी और यहाँ पर आकर एक करंट यहाँ से जाएगी जो इन दोनों को मिलेगी, ये दोनों एक साथ। तो यहाँ जो हमें सर्किट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, ये और फिर ये सर्किट हो जाएगी, ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया 2r 4r हो गया, ये स्मॉल r 2 स्मॉल r हो गया, ये फिर से 4r हो गया। अब इन 4r को पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो ये बचेगा केवल 2r, ये बचेगा केवल 2r और ये स्मॉल 2r बचेगा। अब इनको अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जोड़िए इनको पैरेलल में, तो ये आता है, पैरेलल में जोड़ने का तरीका क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2r इंटू स्मॉल 2r डिवाइडेड बाई 2r प्लस स्मॉल 2r, तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये निकल के आएगा 2r स्मॉल r डिवाइडेड बाई r प्लस स्मॉल r। ये हमारा रिजल्ट होगा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 किस पर बेस्ड है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड है किससे, मैग्नेटिक इफेक्ट, क्लास 12 मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर से, जहाँ पर हमने क्या देखा था कि R इक्वल टू क्या निकल के आया था, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, चार्ज पार्टिकल, तो उस पर mv² अपॉन r सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड जो होता है, दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाई मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB साइन 90 डिग्री। यहाँ पर तो हम v से v अगर कैंसिल कर देते हैं इसकी पावर, तो ये r इक्वल टू निकल के आ जाता है mv अपॉन QB, ये इसका रेडियस होता है।
अब क्वेश्चन ये है कि हमसे ये बोल रहे हैं कि एक ए और बी यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। मान लीजिए मैंने ये बना लिया, एक ये है और दूसरा जो है यहाँ पर मैंने ये बना लिया, ये रीजन है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, मान लीजिए ये कोई एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग ये मूव करना शुरू कर रहा है। अब देखिए कहानी है क्या कि हमसे ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से लेकर बी तक। वही ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इन्होंने कहा चार्ज पार्टिकल है, वो इंटर कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। चार्ज क्या है, q है, तो इंटर तो इसे a से पहले ही करना पड़ेगा, a पर ही करना पड़ेगा। अब बात आती है कि वो आगे जाकर फिर से कहाँ पर इंटर करेगा। मैंने इसको मान लीजिए इस तरीके का कोई ये सर्किल कंप्लीट कर रहा है। अब सर्किल जो कंप्लीट करेगा ये, वो कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये ऐसा सर्किल हुआ यहाँ पर, तो ये यहीं से टर्न होकर वापस आ जाएगा। मतलब ऐसा सर्किल उसे नहीं बनाना है। सर्किल कैसा बनाना है उसको, सर्किल उसको बनाना है ऐसे करके कि ये एक यहाँ पर जाए और ये फिर से यहाँ पर री इंटर करे, इस तरीके से कुछ। ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर ये सर्किल जो पाथ है उसका, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से कहीं भी इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसको इतना बड़ा तो होना ही पड़ेगा एटलीस्ट, है ना। तो एक्चुअल में जिसकी जो रेडियस यहाँ पर अगर देखें, या थोड़ा सा इसमें एक वो है कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी ये पाथ फॉलो कर सकता है। मतलब एटलीस्ट इसका जो रेडियस होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, वो क्या होना चाहिए, b माइनस ए के बराबर होना चाहिए एटलीस्ट। या आप कह लो कि जो रेडियस होना चाहिए वो b माइनस ए r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस ए होना चाहिए, तभी वो दोबारा री इंटर कर पाएगा यहाँ से, ये केस है। और हमारा r इक्वल टू होता कितना है, एम वी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू रख दें, एम वी अपॉन क्यू बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस ए। तो यहाँ से निकल के जो आएगा वो v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू बी इंटू बी माइनस ए अपॉन एम। ये वेलोसिटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम वेलोसिटी क्या आएगी फिर, मिनिमम वेलोसिटी आएगी क्यू बी माइनस ए अपॉन एम आएगा। ये इसकी मिनिमम वेलोसिटी निकल के आएगी, जिससे आप पार्टिकल मूव करेगा तो वो दोबारा फिर से उस रीजन में एंटर कर जाएगा। और ये ऑप्शन है यहाँ पर बी। तो 12th का ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट। 13 क्वेश्चन नंबर ये पूछता है हमसे कि बेसिकली पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और इसके कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट सिंपली केवल इतना है कि पोजीशन अगर चार्ज की चेंज करते हो, चलिए पहले ये देखिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई चार्ज है Q1, यहाँ पर है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R1, और यहाँ पर है Q3, ये है डिस्टेंस R2। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पहली चीज़ तो ये बताइए। अब देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी U इक्वल टू, पहले एक बार इसका पेयर बनाते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R2। ये बेसिकली हमारे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, टोटल वर्क डन असेंबल करने में कितना खर्च करना पड़ेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमसे ये बता रहे हैं कि ये ओरिजिन है,
ओ मान लीजिए, और यहाँ से प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पहले ओरिजिन पर एक कैपिटल चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ से प्लस ए डिस्टेंस पर एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है, और एक माइनस ए डिस्टेंस पर, ये माइनस ए डिस्टेंस है, और यहाँ पर भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब पहला पोजीशन ये है। दूसरे में ये कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हमने डेल्टा एक्स डिस्टेंस मूव करा लिया। मान लीजिए डेल्टा एक्स आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलाउंग मूव कराया है, तो उसे तो बाद में देखें, पहले देखते हैं कि जब ये इस कंडीशन में है, डेल्टा एक्स नहीं है, उस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू आई निकाल लेते हैं, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है कि डेल्टा एक्स पर कितना डिपेंड करेगा। तो पहले यू आई निकाल लेते हैं। तो यू आई कितना आएगा, देखिए के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू क्यू अपॉन ए। एक बार इसका पेयर बनाएंगे और एक बार इसका पेयर बनाएंगे। दोनों के केस में डिस्टेंस ए है, तो ये सेम निकल के आ गया, और ये आ गया 2kq अपॉन 2kq अपॉन ए निकल के आ गया। ये हो गया किसका, ये हमारा निकल के आया है इसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले कंडीशन में। चलिए, अगर बाद में क्या है, बाद में मैंने कहा कि ये यहाँ के बजाय ए के बजाय, ये तो ए पर ही है क्यू, ये कैपिटल क्यू यहाँ आ गया, ये माइनस ए पर है क्यू, ठीक है भाई, ये प्लस ए पर है। अब देखिए, अगर ये डेल्टा एक्स इधर मूव कर गया है, तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए माइनस डेल्टा एक्स हो गया। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ए प्लस डेल्टा एक्स हो गया, ये आ गया। अब देखिए फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू फाइनल इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन, अगर इधर देखें इस वाले के लिए, पेयर के लिए, तो ये निकल के आएगा ए माइनस डेल्टा एक्स प्लस के क्यू क्यू अपॉन दूसरे वाले के लिए ए प्लस डेल्टा एक्स होगा। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो डेल्टा यू निकाल रहे हैं हम लोग, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो भाई के क्यू क्यू सभी में कॉमन है। अब इसमें देखिए, ये है 1 अपॉन ए माइनस डेल्टा एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 अपॉन ए। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या, के क्यू क्यू, यहाँ पर इन दोनों को अगर कंसीडर करें तो ये आ जाएगा, प्लस में होगा तो 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पर 2 भी कॉमन है, तो हमने क्या किया, 2k क्यू क्यू कॉमन ले लिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, a इंटू ए स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना, 2a स्क्वायर, 2 कैंसिल कॉमन ले लिया है, तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ निकल के क्या आ गया, डेल्टा यू इक्वस टू 2k क्यू क्यू अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर।
अच्छा अब देखिए कि इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल देन ए, वेरी स्मॉल, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो उससे देखिए जब ये डेल्टा एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल है तो ऊपर वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा, केवल जो माइनस एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि डेल्टा यू इक्वल्स टू 2k क्यू अपॉन ए क्यू इंटू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के क्या आ गया कि डेल्टा यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन नहीं है, यहाँ पर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर है और जो रिजल्ट आया है हमारा वो है बी के बराबर। आप तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है भाई, उससे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये बेस्ड है बायो-सेवर्ट लॉ पर। बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है भाई, बायो-सेवर्ट लॉ कहता है कि अगर कोई भी करंट एलिमेंट है यहाँ पर, ये है, इसकी वजह से आइडियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी पोजीशन वेक्टर आर जिसका एंगल थीटा है, ये पोजीशन वेक्टर आर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल टू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट होता है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा एक स्केलर फॉर्म था। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब हो जाता है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा यहाँ से एक चीज क्या क्लियर होती है कि डी बी इज परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट है डीएल और आर का, इसलिए डी बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल, लेंथ पर भी परपेंडिकुलर होगा एंड डी बी इज परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर आर। ये दोनों पर जो भी हमारा ए अगर मान लीजिए आर इक्वल टू दिया हुआ है ए क्रॉस बी, तो वेक्टर आर जो होता है ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है और ये माइनस जेड, मान लो कि इनटू द प्लेन कोई यहाँ पर जा रहा है, ये वो है। यहाँ से एक ये दिया हुआ है, पोजीशन दी हुई है इसकी कि ये पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पोजीशन वेक्टर अगर आर है, ये पोजीशन इसकी एक्स और वाई दी हुई है, तो इस पर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। राइट हैंड रूल लगाएंगे अगर आप इनटू द प्लेन हाथ रखकर और यहाँ पर आर की तरफ टर्न करेंगे। कैसे निकालते हैं राइट हैंड रूल, इसको हमें डीएल के अक्रॉस अपने फिंगर्स को एक्सटेंड करना है राइट हैंड के और उसको आर की तरफ कर्ल करना है, तो हमें एक्सटेंडेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो यहाँ पर डीएल क्या है, इनटू द प्लेन है, तो आप इनटू द प्लेन अपना क्या करें, फिंगर्स को एक्सटेंड करें और उसको आर की तरफ ऊपर उठाएं। तो यहाँ पर जो थंब होगा वो आपको देगा रिजल्टेंट बी की डायरेक्शन। अच्छा ये पी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या है, ये डिस्टेंस हमारी एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा आएगा, ये एंगल। ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या निकल के आ रहा है, पहली चीज तो b इधर आएगा, एक इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वो क्या होगा, b cos थीटा होगा, और अगर एक कंपोनेंट इधर जाएगा वो b sin थीटा निकल के आएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो b एक्चुअल में है क्या, b sin थीटा i माइनस b cos थीटा j, क्योंकि j माइनस में लिया है हमने क्योंकि नीचे की तरफ है, ये हमने एक्स वाई एक्सिस इस तरीके से मान लिया, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से आगे, अच्छा इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो b कितना होगा,
हमें पता है स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है B = μ0I/2πr होती है, 2πr इन्फिनिट वायर के केस में। तो इसमें हम रख दें अगर, तो B दोनों में कॉमन है, तो μ0I/2πr, 2πr, तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा I। साइन थीटा इस फॉर्मूले में अगर देखें तो वो क्या है, y/r है, y/r इंटू आई कैप माइनस कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए x/r इंटू जे कैप आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें आर आर कॉमन ले लें दोनों में, तो ये आ जाएगा μ0I/2πr² इंटू y/i माइनस xj। लेकिन r के टर्म में कोई आंसर है नहीं, तो यहाँ से इसी ट्रायंगल में अगर देखें तो r = निकल के आएगा √x² + y²। हमारे फॉर्मूले में r² है, तो r² हो जाएगा क्या, r² = x² + y² हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर दें तो b = क्या निकल के आ जाएगा, इसी को b = निकल के आ जाएगा μ0I/2π, और यहाँ पर निकल के आ जाएगा y/i माइनस xj डिवाइडेड बाई x² + y²। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो b = इतना निकल के आएगा। वेक्टर टर्म में है तो आप इसको वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है फर्स्ट ए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 क्लास 12 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में ये बेस्ड है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है, क्या, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है भाई, लेंज लॉ ये बताता है कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करना है अगर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। मतलब अगर किसी करंट, तो इंडक्शन जो होता है वो अपोज करता है अपने ही कॉज। कैसे करता है इसको देखते हैं। अब इसमें इन्होंने दिया है कि एक बैटरी से इसको आपने कनेक्ट कर दिया। पहले फर्स्ट केस देखते हैं, जब आपने कनेक्ट किया। अब ये बता रहे हैं कि इसमें एक करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है, तो इसके हिसाब से देखोगे ये हमारी आई है ई, इसमें इसके हिसाब से सामने खड़े होकर इसमें देखोगे तो क्लॉकवाइज आएगा नजर आपको करंट, इसमें इस तरीके से ये क्लॉकवाइज आपको दिखाई पड़ेगा, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, और इसमें भी ये इस डायरेक्शन में पहुंचेगी। लेकिन इसमें जो इंड्यूस करंट होगी उसका काम क्या होगा कि ये बढ़ रहा है, जैसे ही सर्किट क्लोज होगा यहाँ पर करंट बढ़ेगा तो इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि भाई ये इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन है, ये परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन करता है, ये नहीं चाहता है कि कोई भी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए अगर ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इसको कम करने के लिए ये इधर भी इंड्यूस करेगा। अब इस डायरेक्शन में इंड्यूस करने के लिए अगर आप देखोगे तो इसको फ्लो इधर कराना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस कराना पड़ेगा करंट को। तो इसमें जो है IQ1 जो होगा फर्स्ट केस में वो यहाँ से अगर देखेंगे इसमें क्लॉकवाइज था तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। तो फर्स्ट हमारा निकल के आया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा फर्स्ट केस में इंड्यूस्ड करंट। अच्छा भाई, दूसरे केस में अगर आपने इसको पहले चार्ज कर लिया, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर चुका है, अब उसके बाद आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, अब ये अपोजिट फेनोमेना स्टार्ट होगा। अपोजिट फेनोमेना मतलब कि अब करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी इसमें, तो ये डिक्रीज करना शुरू करेगा। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे पहले डिक्रीज, करंट की डायरेक्शन वही रहेगी, केवल इसका मैग्नीट्यूड कम होना शुरू होगा पहले। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कम होना शुरू करेगा तो ये नहीं चाहता है कि इसका मैग्नीट्यूड कम हो, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में ये इंड्यूस करेगा।
इसी डायरेक्शन में इंड्यूस करने के लिए करंट मैग्नेटिक फील्ड को इसको किस डायरेक्शन में फ्लो कराना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या है कि पहले एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कराएगा और फिर बाद में क्लॉकवाइज करंट ये वो आएगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आ जाएगा डी। डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए ये फर्स्ट पार्ट था।